ओम्स क्लासेस, आपके करियर का सच्चा पथ प्रदर्शक, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी एम्स 11th and 12th। हाँ जी, तो स्टार्ट किया जाए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो सवाल देखे थे उसमें क्या देखा था हम लोगों ने कि चार्जेस के इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो चार्जेस हैं वो कैसे इक्विलिब्रियम में रहते हैं। यदि हमारे पास दो सेम साइन के चार्ज रहते हैं तो तीसरे चार्ज जो है वो उसका साइन जो है वो क्या होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, उसका लोकेशन क्या होना चाहिए। फिर हम लोगों ने केसेस को आगे बढ़ाया, उसमें फिर हम लोगों ने बात किया था कि यदि दो डिफरेंट चार्जेस हों, यदि एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो उस केस में जो हमारा तीसरा चार्ज हो उसका साइन कैसा हो और साइन के साथ साथ उसका लोकेशन कैसा हो। और उसके इक्विलिब्रियम के लिए हम लोगों ने दो एक्सिस पे भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। एक जो उसका लाइन ज्वाइनिंग जो एक्सिस है वो मीन्स एक्स एक्सिस, और दूसरा उसका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ट्रांसवर्स डायरेक्शन का मतलब हो गया परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये सब बातें हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके आईआईटीज़ वगैरह में आ चुके हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम की ही बात करेंगे, बट यहाँ पे केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग फोर्सेस भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, टेंशन फोर्स भी होगा, फोर्स ऑफ बायंसिया भी होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को पहले प्रॉब्लम के साथ। जो हमारा पहला प्रॉब्लम है मैं उसको रीड करता हूँ, यदि हो सके तो आप इसको साथ साथ में लिख भी लीजिए। टू स्मॉल बॉल्स each of mass m and charge small q on each of them are suspended through two light insulating strings of length small l from a point। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। टू स्मॉल बॉल्स each of mass small m and charge small q on each of them are suspended through two light insulating strings of length small l from a fixed point. Find the expression for angle theta made by any of the string with vertical when under static equilibrium। बोल क्या रहा है सवाल में? सवाल में ये बोला है कि आपके पास दो बॉल्स हैं जिनका मास है m और उन पे चार्जेस क्या है, q चार्जेस हैं, और जो स्ट्रिंग का लेंथ है उस स्ट्रिंग का लेंथ l दिया हुआ है, और उन दोनों बॉल को सेम पॉइंट से उसको सस्पेंड किया गया है, मतलब लटकाया गया है। चूँकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही उसको हम हैंग करेंगे ये दोनों चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करते करते एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होंगे, जहाँ पे उन दो चार्ज पे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स जीरो। उस पोजीशन पे जहाँ पे उनका नेट फोर्स जीरो होगा, दैट पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट विच द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फ्रॉम द वर्टिकल बट वी हैव टू फाइंड आउट। हम लोग इसको डायग्राम से देखते हैं। पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम में क्या है कि there is a two balls are going to be suspended from the same hinge point। I'm going to suspend, और ये मैं डायग्राम ऐसा क्यों बना रहा हूँ? ऐसा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस पे भी प्लस चार्ज है और इस पे भी प्लस चार्ज है। दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। जो हमारा प्रॉपर्टीज था चार्ज का कि लाइक चार्जेस आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, तो यहाँ पे ये इनके बीच में रिपल्सन होगा, और किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे कोई ऐसा पर्टिकुलर थीटा होगा जहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। लेट्स अज्यूम दैट दिस हाफ एंगल इज गोइंग टू बी थीटा, है ना। सब इसका इक्विलिब्रियम। इन दो में हम लोग क्या लगा सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये एक कोलम्बियन फोर्स लगेगा, लेट्स कॉल दिस इज Fc। अब चार्ज का चूंकि मास दिया हुआ है m और m, इस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो मास m है, इसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और इसका वेट होगा mg। अब चूंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हमारा फोर्स लगेगा t, और यदि हम इसको इस स्ट्रिंग का देखें, इफ दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। इस t को यदि हम ब्रेक करें, t का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा t cos थीटा, और इसका इस डायरेक्शन में जो वैल्यू है वो हो जाएगा t sin थीटा। अब किसी भी बॉल को, मैंने इस बॉल को ले लिया है कि इसके इक्विलिब्रियम को चेक करते हैं।
आप इस बॉल के इक्विलिब्रियम को भी आप टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मास और चार्ज सेम है, सो दोनों के इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशंस सेम आएंगे, है ना। सो अब यदि इस चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात करें, सो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है द नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको इस पे नेट फोर्स 0 करना होगा। सो हमने सारे फोर्सेस को क्या किया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में सारे को हमने स्प्लिट कर दिया, जिसको स्प्लिट करने के लायक जो है ना। सो अब क्या करेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे केसेस लिखेंगे। सो यहाँ लिखेंगे फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। सो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा, सो जितने भी हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स होंगे वो सारे फोर्स मिलके क्या होने चाहिए, 0। सो लेट्स अज्यूम दैट दिस इज गोइंग टू द पॉजिटिव डायरेक्शन, सो दिस इज गोइंग टू द नेगेटिव डायरेक्शन, सो दिस इज t sin theta, so we can write t sin theta should be equal to this fc, and this fc is going to be equal to 1 by 4 pi epsilon naught, and let's assume that this distance is x. This length is given as L. If this is going to be x, so 4 pi epsilon naught into q is going to be q square by r square. So the distance between the two charges is going to be x square. It's very simple. Clear? So let's assume this is equation number 1. अगला लिखेंगे हम लोग फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम। सो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में क्या देखेंगे, एक फोर्स ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है और एक फोर्स हमारा नेगेटिव वाई की तरफ है। सो मीन्स दिस फोर्स इज गोइंग टू बैलेंस दिस फोर्स। सो आई एम गोइंग टू राइट the equation for vertical equilibrium. So this is going to be t cos theta is equal to mg. So this is equation number 2. Let's assume that. So what we have to do is we have to find out the condition on theta for the equilibrium of these two charges. So what we have to do is we are going to divide the equation 1 by equation 2. So we are going to divide this equation by this one. So what we are going to get is t sin theta divided by t cos theta. So t and t is going to be cancelled out. So sin theta upon cos theta is going to be tan theta. And this is going to be equal to, if I am going to write this value, so 1 by 4 pi epsilon naught q square by x square mg, x square mg. So this is what is the value we get, but still we have one unknown, which is x. We don't know the value of this x, so we have to calculate the value of this x in terms of L and theta. So if I am going to analyze one triangle, so let's say this is O, this is A, and this is N. So in triangle OAN, so this is x. Obviously this length is going to be x by 2. So what I am going to write is, so we know the value, so this is the angle, so this is perpendicular and this is the hypotenuse. So we have the relation in between L, theta and x by 2, which is given by sine of theta. So if I am going to write sine theta, so sine theta is equal to x by 2 upon L. So this is theta, so sine theta is equal to x by 2 upon L. So this implies x is equal to 2L sine theta. X is equal to 2L sine theta. So I'm going to substitute this value x in this expression. So what I'm going to get is, so this is tan theta is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q square divided by x का value है, so 2L sin theta, so this is going to be 4L square sin square theta into
mg. If sine square theta, so this is going to be tan theta into sine square theta is equal to q square by 4 pi epsilon naught into 4l square mg. 4l square mg. So if I am going to assume that this x is going to be very small or this theta is going to be very small. So what we are going to substitute is if theta is small, so sin theta can be approximately written as tan theta. So we can write this sin theta as tan theta, so this is tan square theta into tan theta, so this is tan of cube theta is equal to q square divided by 4 4 the 16 pi epsilon naught l square mg, and this gives tan theta is equal to q square upon 16 pi epsilon naught l square mg to the power 1 by 3, and this is what is the required result. This is what is the required result. सो अगला स्टार्ट करते हैं हम लोग. आई होप यहाँ पे इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी. तो सारा सिंपल सा मैं एक बार इसको जो है फिर से इसको शुरू से एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो यहाँ पे ये दो चार्ज रखे हुए हैं. दो चार्ज को रखने से ये जो है वो दोनों एक दूसरे को जो है वो रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में होंगे. और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि वैसा पॉइंट जहाँ पे उस चार्ज पे सारे फोर्सेज जो है वो मिलके जीरो हो जाए. मीन्स द नेट फोर्स एंड दैट चार्ज इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो. सो नेट फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे फोर्सेज को हम लोग, ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा नेट फोर्सेस हम लोग जीरो कैसे करते हैं. तो सारे फोर्सेस को हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसको ब्रेक करेंगे, है ना. सो उसके कंपोनेंट्स वगैरह लेंगे. सो यहाँ पे हमने हमारा जो एफ सी था वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था, एम जी हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग था. सो टी को हमने रिजॉल्व कर दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग. उसके बाद फिर हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स को जीरो कर दिया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स को जीरो कर दिया, और फिर वहाँ से हम लोगों को दो इक्वेशन मिला और इन दो इक्वेशन को लेके आगे हमने इसको सॉल्व कर दिया. सो फिजिक्स हमारा यदि देखा जाए, सो कॉन्सेप्चुअली जो फिजिक्स है हमारा, फिजिक्स बस ये दो इक्वेशन है. इसके बाद की जितनी भी चीज़ें हैं, इसके बाद की सारी चीज़ें वो मैथमेटिक्स है. सो जनरली लोग बोलते हैं कि सर फिजिक्स बहुत टफ है. मैं बोलता हूँ फिजिक्स टफ नहीं होता है. फिजिक्स में तो आपको सिंपल सा इक्वेशन लिखना है. यदि फिजिक्स में आपको और फिजिक्स के प्रॉब्लम बनाने में आपको तकलीफ होती है, इसका मतलब है कि मैथमेटिक्स में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है. सो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स पे थोड़ा ध्यान देना होगा, है ना. सो फिजिक्स में देखा जाए तो बस ये और ये दो इक्वेशन फिजिक्स के हैं फॉर द इक्विलिब्रियम. एंड देन इफ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा, सो यू हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस. और इक्वेशंस को सॉल्व करना कहाँ सिखाया जाता है, मैथमेटिक्स. इसका मतलब है कि मैथमेटिक्स आपको अच्छे से सीखना होगा. सो वी आर गोइंग वेरी सून, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मैथमेटिक्स क्लासेस. सो बहुत सारे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का इंक्वायरी भी आ रहा था कि सर मैथमेटिक्स का क्लास कब स्टार्ट होगा. सो बहुत जल्दी हम लोग मैथमेटिक्स का क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, है ना. सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. आई होप ये सवाल आप लोग को क्लियर हो गया होगा. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो अगले सवाल को मैं पढ़ता हूँ, साथ में आप लिख भी लो. टू आइडेंटिकल, इसी पे बेस्ड सवाल है. धीरे धीरे चीज़ों को क्या करेंगे ना, हम इसमें थोड़े थोड़े कुछ कुछ चीज़ जो है वो ऐड करते जाएंगे, प्रॉब्लम को थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे. सो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट होगा लेकिन बनाना उतना ही आसान होगा.
सो एक एक बारीकियों को हम लोग जितने भी चीज़ें होंगे उसको डिस्कस करते चले जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इन सब सवालों में कुछ होता नहीं है ना, काफ़ी सिंपल तरीके से इसको बनाया जाता है। सो अभी पहले प्रॉब्लम को आपका मेथड क्लियर है कि पहले प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया है। यू हैव टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। सो मैं सवाल पढ़ता हूँ, सो पहले आप ये सवाल लिख लीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसको आप मिला लीजिएगा। सो लिखते हैं, टू आइडेंटिकली चार्ज्ड स्फीयर्स, two identically charged spheres are suspended by strings of equal lengths. The strings make an angle of 30 degree with each other. So जो string है वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। The strings make an angle of 30 degree with each other. When suspended in a liquid of density 0.8 gram per cc, the angle remains the same. When suspended in a liquid of density 0.8 gram per cc, the angle remains same. So what is the dielectric constant of liquid? Density of a sphere is equal to 1.6 gram per cc. तो ये वैल्यूज आपको दिए हुए हैं। सो दोनों के बीच का जो एंगल, दोनों स्ट्रिंग के बीच का जो एंगल दिया हुआ है, मैं सारे वैल्यूज यहाँ पे लिखता हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी 30 डिग्री। Make an angle of 30 degree with each other when suspended in a liquid of density 0. So the density of liquid is given. Liquid is 0.8 gram per cc. And the density of a sphere is going to be, so density of body लिख देता हूँ मैं। So density of body is equal to 1.6 gram per cc. सो सवाल क्या है, सवाल को समझते हैं और फिर सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सवाल को यदि आप समझ लिए तो फिर सवाल को बनाना कोई बड़ा चीज़ बिल्कुल नहीं है। सो बोल रहा है क्या कि जो पहला वाला केस था, हमने दो बॉल जो हैं, दो स्फेरिकल बॉल्स हैं जिस पे चार्ज हमारा Q और Q है। आई होप चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है क्या, टू आइडेंटिकली चार्ज नहीं, चार्ज का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है। सो दो चार्ज स्फेयर्स हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, और उन दोनों को यदि हम एक स्ट्रिंग से यहाँ पे हैंग करेंगे सो दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे और एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेंगे। सो मैं पहला बना रहा हूँ। सो पहला जो बात है जो हमने अभी पिछले वाले सवाल में भी किया था कि यदि दो ऐसे पार्टिकल्स हों और दोनों पे चार्ज हो तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपके ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। सो लेट्स एज्यूम दैट द मास इज m एंड द चार्ज इज q, द मास इज m, दिस नथिंग इज गिवन, nothing is given, and this whole angle is given as 30 degree. The angle between the string is 30 degree. So ये situation ऐसा दिया हुआ जो कि हम अभी पहले वाले सवाल में इसको कर चुके हैं। Clear? So let's assume that this is theta, and obviously this theta is going to be 15 degree because the whole angle is 30 degree. So this half angle is going to be 15 degree. So I'm going to take the value theta. So लास्ट में क्या करेंगे, इस थीटा के वैल्यू को हम लोग 15 डिग्री रख लेंगे और उसका वैल्यू यदि ज़रूरत होगा तो लिख लेंगे। सो बोल रहा है कि अभी हमने इसको एयर में रखा हुआ है और एयर में रखने के बाद ये इक्विलिब्रियम में है। अभी क्या कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इसको डिप कर दिया। सो डिप करने से क्या होगा, अब चूंकि ये स्फीयर है, सो स्फीयर वहाँ पे लिक्विड को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। सो दैट लिक्विड इज गोइंग टू अप्लाई सम फोर्स ऑफ बायोन्सिया विच इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो यहाँ से कुछ अपवर्ड फोर्सेस लगेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या होगा, अब चूंकि इस चार्ज को आपने डाइलेक्ट्रिक में डाल दिया है, सो इन दोनों के बीच में जो आपका कोलम्बियन फोर्स लग रहा था वो कोलम्बियन फोर्स अब घट जाएगा। पीछे के क्लास में हम लोग ने थ्योरेटिकल क्लास में देखा हुआ था कि यदि हम दो चार्ज को एयर के रिस्पेक्ट में किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डालते हैं, सो उसका जो फोर्स का वैल्यू है, दैट फोर्स इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड बाय द अमाउंट 1/k। सो F प्राइम इज इक्वल टू F बाई एप्सिलॉन r। ये हम लोगों ने पीछे की क्लास में निकाला भी है। सो ये वाला फोर्स भी आपका घट जाएगा। बोल रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है लेकिन ये थीटा चेंज नहीं हो रहा है। सो इसी बात को हम लोग को बस यूटिलाइज करना है। सो दो अलग अलग केसेस लेंगे और दो अलग अलग केसेस में हम लोग दो इक्वेशन अलग अलग बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व कर देंगे। सो यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे फिर वही हमारा पुराना वाला बात होगा। सो यदि मैं यहाँ पे लगाऊँ, सो यहाँ पे mg, यहाँ पे FC, यहाँ पे T, दिस एंगल इज थीटा
So this is t cos theta and this is going to be t sin theta. So for horizontal equilibrium and for vertical equilibrium, if I am going to write, so for horizontal equilibrium, so I am not going to write the line. So for horizontal, चलो लिख देता हूँ. For horizontal equilibrium, so for horizontal equilibrium क्या लिखेंगे हम लोग? t sin theta is equal to fc. वही पुराना वाला बात है, कोई नया बात नहीं है. जो पीछे वाले सवाल में किए थे वही चीज़ कर रहे हैं. सो टी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एफ सी फॉर इक्विलिब्रियम. और वर्टिकल के लिए क्या लिखेंगे? फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम. सो वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए भैया क्या होना चाहिए? टी साइन टी कॉस थीटा जो है वो एम जी के बराबर होना चाहिए. चलो लिख लेते हैं, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी. अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब वही पुराना वाला बात करना क्या है इसमें. सो इस वाले को इससे डिवाइड कर देंगे, टी टी हमारा कैंसिल हो जाएगा. साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू दिस इज एफ सी डिवाइडेड बाई एम जी. हो गया काम. सो ये हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया पहले सिचुएशन के लिए, जब हमने इस पूरे इंटायर सिस्टम को हमने वैक्यूम में रखा हुआ है. क्लियर? अब इसको क्या करेंगे? यदि इस पूरे सिस्टम को हमने डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाल दिया, सब ये जो FC है वो FC हमारा चेंज हो जाएगा. सो FC कितने से चेंज हो जाएगा? सो दिस इज गोइंग टू बी, लेट्स से FC प्राइम. सो दिस इज गोइंग टू बी दिस बाय एप्सिलॉन r. और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक और फोर्स आ जाएगा ऊपर में, क्योंकि ये डिप हो गया. सो यहाँ पे एक फोर्स ऑफ बायंस किया जाएगा. अब ये जो टी है वो पुराना वाला टी नहीं रहेगा, टी का कुछ वैल्यू हो जाएगा चेंज. सो लेट्स कॉल टी प्राइम. सो दिस इज टी प्राइम, दिस इज टी प्राइम. बोला थीटा चेंज नहीं हो रहा है, सो हमने थीटा को सेम रखा है ना. सो जैसा जैसा सवाल बोला है मैं बस वैसे वैसे मूव कर रहा हूँ, अपने साइड से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. सो क्या बोला कि भैया पूरे सिस्टम को हमने डाइलेक्ट्रिक में डाल दिया. सो डाइलेक्ट्रिक में डाला तो क्या क्या उसमें चेंजेस आएंगे. अब चूंकि हमने एक बॉल को किसी मीडियम के अंदर डाला है तो उस पर वो फोर्स ऑफ बायोंसी लगाएगा, और फोर्स ऑफ बायोंसी का डायरेक्शन क्या होता है? अपवर्ड होता है. सो दिस इज गोइंग टू बी फोर्स ऑफ बायोंसी. और दूसरा देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे क्या ऐसा इसका कुछ असर पड़ता है. सो हाँ जी बिल्कुल पड़ता है. जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिक्रीज कर जाता है बाय द अमाउंट एप्सिलॉन आर. सो एफ सी अपॉन एप्सिलॉन आर. अब ये सारे कंडीशन आ गए. अब ये इक्विलिब्रियम में इनके बीच का एंगल थीटा है. अब फिर से क्या करेंगे? यहाँ पे इसके इक्विलिब्रियम के लिए फिर से हम कंडीशंस लिखेंगे कि हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा. तो चलिए लिखते हैं. सो फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, चलो बतलाओ क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए. सो लिखेंगे टी प्राइम साइन थीटा. सो टी प्राइम साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी अपॉन एप्सिलॉन आर. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम. चलो देख के बतलाओ. वर्टिकल इक्विलिब्रियम में अब क्या हो गया भैया? ऊपर साइड में दो फोर्सेज हो गए, एक तो एफ बी भी है, टी प्राइम कॉस थीटा भी है, नीचे में बेचारा अकेला एम जी यहाँ पे पड़ा हुआ है. तो फिर से क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि देखो भैया टी प्राइम कॉस थीटा जो है और फोर्स ऑफ बायंसी है, ये दोनों मिलके किसको बैलेंस कर रहे हैं? एम जी को बैलेंस कर रहे हैं. तभी तो इक्विलिब्रियम में है कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों का सम जो है वो इसके बराबर हो गया, तो बैलेंस हो गया. तो चलो अब यहाँ से लिखते हैं टी प्राइम कॉस थीटा. वही पुराना वाला काम करेंगे. टी क्रॉस थीटा इज इक्वल टू टी प्राइम कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ बी. अब देखो अब यही वाला काम करेंगे. सो दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसको इससे भाग लगा देंगे. तो क्या होगा? टी प्राइम कट जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. अगेन वी आर गोइंग टू गेट टैन थीटा एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू एफ सी अपॉन एप्सिलॉन आर, एफ सी अपॉन एप्सिलॉन आर एंड दिस इज गोइंग टू बी एम जी माइनस एफ बी. And let's call equation number 2. अब देख लो.
सो हम लिख सकते हैं आगे फ्रॉम 1 and 2. सो 1 के लेफ्ट साइड में tan थीटा और राइट साइड में है FC/mg. इसमें भी देखो लेफ्ट साइड में tan थीटा और राइट साइड में ये सब है. सो चूँकि दोनों का लेफ्ट साइड में tan थीटा है, सो उसका राइट साइड और इसका राइट साइड दोनों क्या हो जाएगा भैया, बराबर हो जाएगा. चलो लिख लेते हैं. सो फ्रॉम 1 and 2. सो फ्रॉम 1 and 2 लिखेंगे FC/mg. FC/mg उसका पहला वाला इक्वेशन का दूसरे वाले का लिखेंगे इज इक्वल टू FC/εr. इसमें से mg कॉमन ले लेते हैं. सो εr mg. सो बच जाएगा यहाँ पे 1 माइनस FB/mg. देख लो, मिला लो. आई होप क्लियर होगा. सो नथिंग इज न्यू. सो हमने कुछ नहीं किया है. मैथमेटिक्स चल रहा है भैया, आप फिजिक्स कुछ ना चल रहा है, ध्यान दीजिएगा. अब यहाँ पे कोई फिजिक्स नहीं चल रहा. अब तो मैथमेटिक्स लगाना है और मैथमेटिक्स हम लोग को सॉल्व करते चले जाना है. फिजिक्स जितना था उतना कब का ख़त्म हो गया. फिजिक्स यहीं तक था. T sin थीटा FC, T cos थीटा mg, T प्राइम साइन थीटा ये और ये, बस इतना ही फिजिक्स था. बाकी मैथमेटिक्स है. सो मैथमेटिक्स में हम लोग को सॉल्व करना है. सब यहाँ पे देखें. सो कुछ यहाँ पे कैंसिल आउट होगा. सो FC कैंसिल आउट, mg कैंसिल आउट. सो व्हाट वी कैन राइट इज εr इज इक्वल टू 1/1 माइनस FB/mg. देखो भैया इतना तो काम कर लिया हम लोगों ने. सो बस हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हम लोग FB निकाल लें सो अपना काम हो जाएगा. सो FB निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग मान के चलेंगे कि मान लिया कि इस स्फीयर का जो वॉल्यूम है, मैं फिर से आपका जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स वाला यहाँ पे छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि मान लिया कि जो इसका वॉल्यूम है वो V है ना, और इसका डेंसिटी आपको दिया हुआ है इस बॉडी का. इस बॉडी का डेंसिटी है ρb. सो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास. सो हम लोग mg को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दे के देखो. mg इज इक्वल टू v इंटू ρb. v इंटू ρb और इंटू g ऑब्वियसली. दिस इज m एंड दिस इज g, mg. और ऐसे यदि हम बायोंट फोर्स को लिखें सो FB इज इक्वल टू, सो बायोंट फोर्स क्या होता है, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. सो लिक्विड डिस्प्लेस कितना हुआ V, उसका वेट कैसे निकालेंगे. सो V इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड. सो दिस इज गोइंग टू बी V इंटू ρl इंटू G. ये FB हो गया. और FB/mg देखें. सो क्योंकि हमको वहाँ चाहिए FB/mg. सो FB/mg देख लो, FB/mg. सो V कैंसिल, G कैंसिल. सो ρl/ρb. चलो भैया काम हो गया अपना. चलो यहाँ पे पटक देते हैं वैल्यू को. चलो लिखते हैं. सो व्हाट वी हैव इज εr इज इक्वल टू 1/1 माइनस FB/mg इज ρl/ρb. चलो अब ρl और ρb का वैल्यू रख लेते हैं. तो देखो भैया थीटा का कोई ज़रूरत नहीं है. थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया है, हमको निकालना था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू. इस एक्सप्रेशन में देखा तो कहीं थीटा है ही नहीं, थीटा गायब हो गया. सो थीटा कितना भी दे दे उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे थीटा ऐसे ले लिया था जनरल में. सो द लास्ट एक्सप्रेशन हमें थीटा की कोई ज़रूरत नहीं है. सो रोयल का वैल्यू देखें तो 0.8 है और रोबी का वैल्यू देखें तो 1.6 है. सो इफ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट, सो 1 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाई 1.6. सो ये बच गया 1 माइनस 1/2 इज 1/2 और 2 ये ऊपर चला जाएगा. सो बट फाइनली वी आर गोइंग टू गेट इज εr इज इक्वल टू 2. हाँ जी बतलाओ, सवाल भारी था, बहुत भारी था सर. इतना भारी था कि IIT पूछ लिया था, है ना. तो ये सवाल आपका IIT एडवांस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है. तो ऐसे सवाल आपके पूछे जाते हैं इन विच
यू हैव टू जस्ट पुट योर बेसिक कॉन्सेप्ट टुगेदर। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों कि किस कंडीशंस में हम लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, सो इसी डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। ठीक है, सो अगला सवाल हम लोग लिखेंगे। सो इसको मिटा दूँ, आप लोग लिख लिए होंगे, मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सो अगला सवाल क्या है, मैं फिर से रीड करता हूँ, आप ध्यान से लिखिएगा, है ना। सो अभी तक हम लोग 2 पार्टिकल को ऐसे हैंग कर रहे थे, अभी ना एक ही पॉइंट है ना 3 पार्टिकल को हैंग कर लिया। सो तीनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगा के एक जो है एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एडजस्ट हो जाएंगे। सो उसी पे बेस्ड ये सवाल है। सो 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 1 ग्राम एंड कैरिंग अ चार्ज ए स्मॉल q are suspended from a common point by insulated massless strings each 1 meter long। so हमको वायर का लेंथ भी दे दिया है, स्ट्रिंग का लेंथ दे दिया है। इफ द पार्टिकल्स आर इन इक्विलिब्रियम एंड आर लोकेटेड एट द सेंटर्स ऑफ एन इक्विलेटरल not centers, located at the corners of an equilateral triangle of side 3 centimeter, calculate the charge small q on each particle। सो सवाल में बोल क्या रहा है, तो सवाल में बोल ये रहा है कि किसी एक पॉइंट से, कोई एक पॉइंट है, सो इस एक पॉइंट से हमने ऐसे 3, सो लेट मी पुट सम chalk to demonstrate the situation। सो सपोज ऐसे 3 स्ट्रिंग है, आप एज्यूम क्या करोगे, सो ये एक पॉइंट, सो हिंज पॉइंट से ऐसा हमने ऐसे इसको सेम पॉइंट से इसको ऐसे पकड़ा है। सो ये चार्जेस क्या करेंगे, सो इसके टिप पे चार्जेस हैं, सो ये तीनों जो है वह ऐसा रिपेल करके ऐसे 3 पोजीशंस पे होंगे और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। और यहाँ से जब आप तीनों को मिलाओगे, सो दे आर गोइंग टू लाई एट, आप देख सकते हो इस प्लेन में, सो नॉट करेक्ट। सो यहाँ पे ये जो तीनों जो चार्जेस हैं, सो दिस 3 चार्जेस आर गोइंग टू लाई एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो इन दिस वे दिस चार्ज आर गोइंग टू बी हैंग्ड। ऐसे इस चार्ज को 3 चार्जेस को हमने हैंग किया है और ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू लाई ऑन द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो ये और ये तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे हैं। सो इस पॉइंट को मिलाते हैं, सो ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। सो ये एक प्लेन हो जाएगा और यहाँ पे आपका ये इसमें टी लगेगा। सो ये थोड़ा सा 3D का सवाल हो जाता है ना, इसमें क्या हल्का सा विजुअलाइजेशन है। सो मैं इसको डायग्राम से बना रहा हूँ। तो पहले हम इस प्लेन में देखेंगे, सो इस प्लेन में देखेंगे तो इसके सेंटर से मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा यहाँ पे। सो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के कहाँ पे आएगा, सेंट्रॉयड पे आएगा। सो परपेंडिकुलर गिरेगा। सो इस टी का जो कंपोनेंट है वो उसी डायरेक्शन में होगा सेंट्रॉयड की तरफ, और इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा। और ये चार्ज इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इधर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। इन दो का हम लोग जो है वो रिजल्टेंट लेंगे। सो इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम में। आई विल ट्राई टू ड्रॉ दैट डायग्राम नीटली एंड क्लीनली। सो मैं यहाँ पे एक चार्ज को यहाँ पे इंडिकेट करूँगा क्योंकि मैं तीनों चार्ज को दिखाऊंगा। सो फिगर जो है हमारा गंदा हो जाएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, दिस इज माय फर्स्ट चार्ज एंड द सेकंड चार्ज इज एट दिस पॉइंट एंड द थर्ड चार्ज इज एट दिस पॉइंट। सो दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। यदि मैं दिखाना चाहूँ तो बोलूँगा दूसरा यहाँ पे है और तीसरा यहाँ पे। थोड़ा फिगर गंदा हो जाएगा, सो मैं अभी हटा देता हूँ इसको। सो जस्ट assume that this is the second charge and this is going to be the third charge, and this is the equilateral triangle, and let's say
the side length is LA and this is L. And we have to draw the perpendicular which is going to fall at, so let's assume that this is A, this is B and this is C and this is D and this angle is going to be 90 degree. सो ये ट्रायंगल जो है हमारा वो प्लेन हो गया. सो इस प्लेन पे हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप किया. सो वही परपेंडिकुलर ड्रॉप सो इसके सेंट्रॉइड पे मिला है. क्लियर. सो लेट्स अज्यूम दैट दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ ऑल द फोर्सेस. सबसे पहला धरती माता फोर्स mg. दूसरा ये वाला जो चार्ज है वो इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और किधर लगाएगा आपका अलोंग द लाइन जॉइनिंग. सो दिस इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. ये सी इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, है ना. अगला फोर्स क्या होगा. सो ये आप ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया है. ये एफ ए सी और एफ ए बी ये जो है वो हॉरिजेंटल प्लेन में है और ये हमारा वर्टिकल प्लेन वाला है. सो इसका वर्टिकल प्लेन का देखें. सो दिस इज गोइंग टू बी टी इफ दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा. सो दिस इज टी कॉस थीटा एंड इट्स कंपोनेंट इज इन दिस डायरेक्शन. दिस इज टी साइन थीटा और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इन दिस डायरेक्शन एंड लेट्स कॉल दिस एज एफ ए. तो ये हमारा टोटल जो है वो डायग्राम बन गया. अब क्या करना है, यदि हमने सारे डायग्राम बना दिए हैं सब हमको इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना है, फोर्सेस को बराबर कर देना. तो उसके लिए हमको तो पहले एफ ए चाहिए और एफ ए क्या है, इसका और इसका रिजल्टेंट है. चलो भैया लिख देते हैं एफ ए और इसका रिजल्टेंट. सो एफ ए वैक्टर एफ ए इज इक्वल टू वैक्टर एफ ए बी प्लस वैक्टर एफ ए सी. सो एफ ए बी का यदि हम वैल्यू लिखें, सो एफ ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, इट्स 2a cos 60/2. अब ये कैसे हुआ, ये थोड़ा सा जो है ना, सो देखते हैं. मैं इधर में आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना. सो रफ में इसको समझिएगा. सो मेरे पास एक फोर्स है, यहाँ से देखता हूँ. सो एक फोर्स है एफ ए बी और एक फोर्स है एफ ए सी और इन दोनों के बीच का एंगल है हमारा 60 डिग्री. बिकॉज दिस एंगल इज गोइंग टू बी 60 डिग्री. सो ऑब्वियसली दिस एंगल इज गोइंग टू बी 60 डिग्री. क्लियर. सो ये एंगल है 60 डिग्री. सो आई एम गोइंग टू जस्ट ड्रॉ वन लाइन एंड so if this angle is 60, so this angle is going to be, so this angle is going to be 30 degree और 60/2 जो मैंने वहाँ पे लिखा है. in fact we have to write 30 degree, so 60/2 कोई प्रॉब्लम नहीं है. so यहाँ लिखेंगे एफ ए बी cos 30 और इधर से लिखेंगे एफ ए सी cos 30 और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखें. रिजोल्यूशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है. इधर देखें तो एफ ए सी साइन 30 और एफ ए बी साइन 30 और आप देख सकते हो कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, चाहे वो एफ ए सी हो चाहे वो आपका एफ ए बी हो, सो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है. बिकॉज दिस इज के इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. सो मैग्नीट्यूड सेम है. सो एफ ए सी और एफ ए बी दोनों बराबर है. सो एफ ए सी एंड एफ ए बी आर गोइंग टू cancel each other. So we have the net force in this direction and this value is going to be FAB cos 30, FAC cos 30. So 2 FAB or AC cos 30. So this is 2 FAB, so this is not A. This is 2, it's not A.
सो दिस इज एफ ए सी और ए बी जो भी आप मान लो क्यू स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और 2 cos 30 60 बाई 2. सो cos 30 और 30. सब यहाँ से इसका वैल्यू निकालें और इसके वैल्यूज़ को रखें. सो देखते हैं क्या मिला हमको. सो वी आर गोइंग टू गेट क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर एंड दिस इज 2 और cos 30 is √3 by 2. So 2 cancel. So this is √3 q square. So this is what is f a. और इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो भैया इस डायरेक्शन में होगा एफ ए. और इस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? हमारा टी साइन थीटा. सो हॉरिजेंटल प्लेन में फोर्स को बैलेंस के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? टी साइन थीटा इज इक्वल टू f of a means √3 q square by 4 pi epsilon naught a square. So let's call this as equation number 1. इस इक्वेशन को लिखने में थोड़ा सा जो है वो विजुअलाइजेशन की ज़रूरत है. सो यू हैव टू विजुअलाइज कि ये जो फोर्सेज हैं कौन कौन से? एफ ए बी, एफ ए सी, एफ ए और टी साइन थीटा. ये एक प्लेन में. मैं फिर से इसको डायग्राम से एक बार दिखलाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बनाने के बाद आपको फिर समझ में नहीं आएगा. सो ऐसा हमारा जो 3 चार्जेस हैं. सो दिस इज द प्लेन. सो हमने अगला किया क्या है? सो यहाँ से देखिएगा. सो दिस इज द हिंज पॉइंट और मैंने एक चार्ज को लिया है, ये वाला चार्ज को. सो ये वाला चार्ज हमारा यहाँ पे है और ये वाला चार्ज हमारा यहाँ पे है और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला. सो ये जो हमारा आप यहाँ पे से फेस देख सकते हो. सो दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. सो यहाँ से जो हमने परपेंडिकुलर डाला सो इसके सेंटर पे आया डी पे, इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे. सो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है. अब जो है इसमें यदि हमने t माना है सो t का जो कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में t साइन थीटा और इसका वर्टिकल डायरेक्शन में t साइन थीटा. क्लियर? सो t साइन थीटा इस डायरेक्शन में, t cos थीटा इस ट्रायंगल के प्लेन में और इसका डायरेक्शन किधर है? हमारा d की तरफ, सेंट्रॉइड की तरफ. उसके बाद ये जो चार्ज है सो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये चार्ज रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में. सो ये एफ ए सी और एफ ए बी. सो एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ एफ ए. और ये एफ ए जो है वो इस टी साइन थीटा को बैलेंस करेगा. उसी को हमने लिखा है टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ए. सो ये होल स्टोरी है और यही इसका जो है मेन ट्रिक पॉइंट था. इस सवाल में जो ट्रिक था कि आप कितना विजुअलाइज कर सकते हो चीज़ों को, आप सिचुएशन को अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. यदि आपने ये इक्वेशन लिख दिया तो ये सवाल फिर हमारा बन गया. अभी इसमें कुछ बचा ही नहीं है. नाउ फॉर द वर्टिकल इक्विलिब्रियम. सो वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखेंगे? वही पुराना वाला केस, टी cos थीटा इज इक्वल टू एम जी. सो जस्ट राइट टी cos थीटा इज इक्वल टू एम जी एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. What we have to find out is, so let me read the problem once again. So 3 particles each of mass 1 gram and carrying a charge a small q. Carrying a charge a small q and mass is m. Carrying a charge q and mass is m are suspended from a common point of insulated massless strings each 1 meter long. So L का वैल्यू भी दिया हुआ है 1 meter long. If the particles are in equilibrium and are located at the corners of an equilateral triangle of side 3 centimeter, A का वैल्यू भी दिया हुआ है. So calculate the charge Q on each particle. Take G is equal to 10 meter per second square. So we have to find out the value of this Q. So just divide this equation. So what we get? So 1 divided by 2. So this is a tan theta sin theta upon cos theta is going to be tan theta, which is equal to √3 q square by 4 pi epsilon naught a square mg. अब इसको आगे देखते हैं. So what is q square? So we can write q square is equal to 4 pi epsilon naught a square mg
बाय रूट 3 इंटू tan थीटा। सबको किस किस चीज़ का वैल्यू पता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पता है, ए का वैल्यू पता है, एम का वैल्यू पता है, जी का वैल्यू पता है, tan थीटा। अब ये tan थीटा कितना होगा? सो tan थीटा यहाँ पे देखें इस वाले ट्रायंगल में, सो लेट्स कॉल दिस एज O। सो इन ट्रायंगल OAD, सो इन ट्रायंगल OAD, in triangle OAD. So what is tan theta? This is going to be, this theta is, if you are going to assume this theta is very small, so tan theta is going to be sin theta. So sin theta is going to be equal to, so we can write what is the value of sin theta. So sine of this theta is going to be, this is the perpendicular, this is the perpendicular by this is the hypotenuse. Yes or no? So this is perpendicular, means AD upon AO. AD upon AO. AD upon AO. So AO का तो वैल्यू पता है भैया L, जो कि हमको दिया हुआ है 1 मीटर, और यहाँ पे हमको साइड लेंथ दिया हुआ है A. So we have to find out this D, AD का वैल्यू। So AD का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? सो एडी का वैल्यू निकालने के लिए आपको कौन सा ट्रायंगल बतलाया है ये? सो दिस इज गोइंग टू बी द इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो मैं यहाँ पे फिर से ज्योमेट्री यूज़ करता हूँ। अब चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सो इसके जो मीडियंस होते हैं दे आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, देयर मीडियंस आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर। सो दिस इज द पॉइंट डी, एंड दिस इज ए, एंड दिस इज बी, एंड दिस इज सी। सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस एडी। So for that let's assume that this is n. So थोड़ा mathematics हो गया, clear? So if I'm going to write, so this is going to be 60 degree because this is equilateral triangle. So यहाँ से लिखें, so we are going to find out this value an because this is going to be a by 2. So I'm going to write tan 60, tan of 60 perpendicular by base, so an by bn. So what we get is an is equal to, what is bn? A by 2. And what is tan 60? What is tan 60? हाँ जी, so the value of tan 60 is going to be root 3. So this is going to be root 3. So यहाँ पे हम लोगों को an का वैल्यू निकल गया। अब किसका वैल्यू निकालना है हमको? एडी का वैल्यू यहाँ पे चाहिए। तो एडी का वैल्यू क्या होता है? मीडियन के केस में जानते हैं क्या, कि ये जो डिस्टेंस होता है, सो दिस इज गोइंग टू बी 2/3 ऑफ दिस होल लेंथ। एन का ये लेंथ जो है वो 2/3 होता है और ये 1/3 होता है। सो हमको एडी चाहिए, सो हम लोग क्या लिखेंगे कि देखो भैया एडी जो है वो 2/3 ऑफ ए एन। सो इफ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, सो 2/3 ऑफ a root 3 by 2. So this 2 cancel. So this is root 3. So this is going to be a upon root 3. So AD का वैल्यू हमको मिल गया। AD का वैल्यू क्या मिल गया हमको? a upon root 3. So I'm going to substitute this value. So AD is equal to a upon root 3 into AO. So AO is L. तो अब यहाँ पे एक केस लिखेंगे, इफ थीटा इज स्मॉल, सो tan थीटा इज अप्रॉक्सीमेटेड एज sin थीटा, एंड देन वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू. सो दिस इज गोइंग टू बी q स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर mg डिवाइडेड बाई root 3 into tan theta means sin theta, or sin theta means a by root 3 into L.
रखें वैल्यूज़। यहाँ तक में कोई क्लियर आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, होप सो। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 3D का विजुअलाइजेशन है। सो 3D विजुअलाइजेशन है। सो यहाँ पे आपके ये फोर्सेज जो हैं इनका कोलम्बियन फोर्स है, इसका रिजल्टेंट हमने FA निकाला, T का कंपोनेंट लिया, T साइन थीटा लिया, T का वर्टिकल कंपोनेंट लिया, T कॉस थीटा। सो वर्टिकल में T कॉस थीटा जो है वो mg को बैलेंस करेगा और हॉरिजेंटल में जो है वो FA जो है वो T साइन थीटा को बराबर करेगा। सो FA का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया, T साइन थीटा को यहाँ पे निकाल लिया, दोनों को इक्वेट किया, tan थीटा का वैल्यू निकाला। अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर का वैल्यू आया। अब प्रॉब्लम आता है कि हमको यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू निकाला जाए। सो थीटा को हमने स्मॉल मान लिया, उसके बाद फिर इस ट्रायंगल में हमने कैलकुलेट किया। सो साइन थीटा इज गोइंग टू बी दिस बाय दिस। सो साइन थीटा इज गोइंग टू बी AD अपॉन यू। AD का वैल्यू हमने वहाँ पे ज्योमेट्री से निकाला। सो दिस इज गोइंग टू बी A अपॉन √3। क्लियर। सब यहाँ पे Q वाले में अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे अपन लोगों को यहाँ पे वैल्यूज बस रख देना है। सो आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। सो A स्क्वायर इंटू A, सो दिस इज गोइंग टू बी AQ और A का वैल्यू हमारा क्या है, सो 3 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल क्यूब इंटू A का वैल्यू हो गया AQ। M का वैल्यू है आई थिंक 1 ग्राम। 1 ग्राम, सो 1 ग्राम का मतलब हो गया 10 टू द पावर -3 kg। G का वैल्यू वी हैव टू टेक 10 डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। √3 इंटू √3 is 3। L इज इक्वल टू 1। सो देखो यहाँ पे, सो 3 का क्यूब, सो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 9 3 जा 27, सो 27 कैंसिल आउट और 10 टू द पावर -2 का पावर 3, सो 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 और 3 -9 और ये ऊपर जाएगा, सो 10 टू द पावर -9, सो 10 टू द पावर 18। सो 10 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम्ब, नॉट कूलम्ब, कूलम्ब स्क्वायर। So what is Q? So Q is equal to square root of 10 into 10 to the power -9 coulomb. So this is going to be equal to root 10 is going to be 3.16 into 10 to the power -9 coulomb. So this is what is the answer. So काफ़ी सिंपल वे में ऐसे सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके मूव करते हैं, ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है। So you have to just substitute the values, है ना। आपको क्या करना है, वर्टिकल फोर्सेस को आपको इक्वेट करना है और आपको हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्वेट करना है इक्विलिब्रियम के कंडीशंस के लिए। सो जितने भी इक्विलिब्रियम के सवाल आपको मिलेंगे फिजिक्स में, कहीं भी किसी भी सेक्शन का बात किया जा रहा हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का हो या आगे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की बात करेंगे। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में भी हम लोग देखेंगे कि जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें होंगी, सो वहाँ पे एक और फोर्स आ जाएगा हमारे पास, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। अब चाहे उस आपका 11th का फिजिक्स हो, चाहे वो 12th का फिजिक्स हो, इट मीन्स फिजिक्स में कहीं भी इक्विलिब्रियम का बात करेगा, सो आपके दिमाग में बस एक बात आना चाहिए कि द नेट फोर्स ऑन दैट पार्टिकल इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। और नेट फोर्स को 0 करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी फोर्सेज हैं उसको 2 परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग उसको रिजॉल्व करते हैं। सो एक को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और दूसरे को बोलते हैं वाई एक्सिस। सो सारे फोर्सेस को हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग उन सारे को रिजॉल्व करेंगे और बोलेंगे कि द नेट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0 एंड द नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, हेंस द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम के कंडीशन के लिए हम लोग नेट फोर्स जो है वो एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो सारे फोर्सेस को 0 कर लेंगे। अभी इसी डिस्कशन को थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो सारे चार्जेस जो हैं वो सारे चार्जेस जो हैं वो सेम हैं। यदि अभी इस चार्ज के वैल्यूज़ को हम अलग अलग ले लें, मान लेते हैं कि अभी जो हमने 2 बॉल सिस्टम जहाँ से स्टार्ट किया था आज का लेक्चर, उसमें यदि हमने एक चार्ज को Q1 ले लिया, दूसरे चार्ज को Q2 ले लिया, सो उस केसेस में जो हमारा डिफ्लैक्शन था, सो डिफ्लैक्शन जो दोनों साइड में हम लोग सेम ले रहे थे कि ये थीटा है, सो ये भी थीटा है, सो वो अब सेम नहीं होगा, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, अलग होंगे। सो अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सो अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या अंतर है, इसको जनरलाइज करेंगे, वही पहला वाला सवाल है बट इन द जनरल फॉर्म। अब इसमें आपसे कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, सो मैंने इसको क्या किया है, थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया कि जनरल केस में आप लोग थोड़ा देखो कि सवाल
कैसे इसमें बन सकते हैं। सो अब उसमें अलग अलग केसेस बनेंगे और वो केसेस पे आपको जो है वो सवाल आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में। सो इसलिए जनरल केस को जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। सो मैं अगला सवाल पढ़ता हूँ, आपको सके तो साथ में लिख भी लो। सो सवाल क्या है? लेट अस कंसीडर टू स्मॉल बॉल, लेट अस कंसीडर टू स्मॉल बॉल्स ऑफ masses m1 and m2। मास भी हमने क्या किया, अलग ले लिया। हैविंग चार्जेस q1 and q2 respectively, having charges q1 and q2 respectively are suspended with the help of two strings with the same point। Discuss about the equilibrium of the balls। तो बोल रहा है कि दो बॉल्स को हमने सस्पेंडेड किया है from the same point, having masses m1 and m2 and the charge q1 and q2। So you have to discuss about the equilibrium of the charges। So मैं इस बात पे यहाँ पे पहले डायग्राम बनाता हूँ। So the first step is to draw the schematic। So let's assume that this angle is θ1 and this is θ2। This is particle 1, so the mass is m1 and the charge is q1, and this is m2 and this is q2। Let's say this is T1 and this is T2। Because the mass and charges are different, that is why the tension in these two strings are going to be different। So this is T1 and this is T2। So अभी हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पे हमने चूँकि सिस्टम हमारा आइडेंटिकल था, दोनों चार्ज के वैल्यूज जो थे वो हमारे आइडेंटिकल थे। क्लियर? सो वहाँ पे हम लोग केसेस आसानी से लिख सकते थे कि या तो आप इसके इक्विलिब्रियम की बात करो या आप इसके इक्विलिब्रियम भी, तो किसी पे भी आप इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख सकते हो। बट इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में चूँकि ये इसका मास अलग है, इसका चार्ज अलग है, इसका थीटा अलग है, इसका थीटा मास वगैरह सब कुछ अलग है। सो वी हैव टू राइट द इक्वेशंस फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस मास एंड दिस मास इंडिविजुअली। सो दोनों को अलग अलग हमको लिखना पड़ेगा। सो हम पहले मास के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। सो मैं यहाँ पे सारे फोर्सेस को फिर से देख लाता हूँ। सो इसका जो एक फोर्स होगा m1g, इस पे ये कोलम्बियन फोर्स लगाएगा। सो कोलम्बियन फोर्स इधर में भी Fc लगेगा और इधर में भी Fc लगेगा। यहाँ पे T1 है। सो T1 को यदि मैं रिजॉल्व करूँ, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी θ1, सो दिस इज T1 cos θ1 and in this direction this is going to be T1 sin θ1। So what I am going to do is I am going to just equate the forces in the horizontal direction and the forces in the vertical direction। So if I am going to balance the horizontal force, if I am going to balance the horizontal force, so in the horizontal direction the force is Fc and T1 sin theta। So if I am going to substitute, so I am going to write for the horizontal equilibrium, so the equation is going to be T1 sin θ1 is equal to Fc। So you have to write in the above that for horizontal equilibrium, I am not going to write that line. For horizontal equilibrium, you are going to understand this equation। So T1 sin θ1 is equal to Fc। Similarly, if I am going to write for the equilibrium in the y direction or in the vertical direction, so I can write T1 cos θ1 is equal to m1g। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, so let's call this is 1 and this is 2। so 1 divided by, जो अभी तक करते आ रहे हैं, 1 divided by 2। so what we get is, we get the tan theta 1 is equal to Fc upon m1g। so this is, let's call this is equation 1। Similarly for mass m2, what we can write is on the same basis tan theta 2 is equal to Fc upon m2g। so let's call this is equation B।
क्लियर। अब इस दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। सो केस 1 लेते हैं इसमें। सो डिफरेंट केसेस, मैं पहला केस लेता हूँ, इफ m1 इज इक्वल टू m2। यदि m1 और m2 दोनों बराबर हो, सो इसमें देखते हैं tan थीटा 1 इज इक्वल टू fc अपॉन m1g, tan थीटा 2 इज इक्वल टू fc अपॉन m2g। यदि m1 और m2 बराबर हो जाए तो g तो दोनों में सेम है, और fc तो भैया कोलम्बियन फोर्स, इस पे जितना फोर्स लगेगा उतना ही इस पे भी, मतलब fc भी सेम है, g भी सेम है। और यदि m1 और m2 दोनों बराबर हो जाए तो भैया हमारा थीटा 1 और थीटा 2 दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सो यहाँ क्या लिखेंगे, देन थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। क्लियर। दूसरा केस लिखते हैं, इफ m1 इज ग्रेटर दैन m2। इफ m1 इज ग्रेटर दैन m2, सो m1 यदि बड़ा हो गया सो ये वैल्यू घट जाएगा। सो tan थीटा में वैल्यू यदि घटता है सो थीटा का वैल्यू घट जाता है। जैसा नो, tan में जैसे जैसे हमारा थीटा का वैल्यू बढ़ता है tan का वैल्यू बढ़ता है, और जैसे जैसे थीटा का वैल्यू घटता है वैसे वैसे हमारा tan का वैल्यू भी घटता है। सो यहाँ पे m का वैल्यू कम होने की वजह से tan थीटा 1 का वैल्यू कम होगा। इसका मतलब है कि थीटा 1 का वैल्यू जो है वो थीटा 2 से छोटा होगा। सो यहाँ पे क्या केस लिखेंगे, देन थीटा 1 इज लेस दैन थीटा 2। अब इसमें अगला तो कुछ है ही नहीं, आप ऐसे ही बोल दोगे यदि m1 जो है वो m2 से छोटा हो, सो देन थीटा 1 इज ग्रेटर दैन थीटा 2। सो ये डिफरेंट केसेस हैं। अभी हमने केवल और केवल मास से बात किया है। आप ऐसे केसेस जो हैं वो चार्ज के साथ भी निकाल सकते हो। चार्ज के साथ में क्यों असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि fc यहाँ भी है और fc यहाँ पे भी है। सो q1 इंटू q2 यहाँ भी है, q1 इंटू q2 यहाँ पे भी है। सो इस सवाल में जो भी डिफरेंसेस आएंगे वो डिफरेंस चार्ज की वजह से नहीं आएगा, वो डिफरेंस किसकी वजह से आएगा, तो भैया मास की वजह से आएगा, है ना। तो इस पर ऑब्जेक्टिव सवाल भी बनाए जा सकते हैं। सो दिस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज गोइंग टू डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ मास, वैल्यू ऑफ चार्ज और द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा, है ना। सो ऐसे ऐसे करके ऑप्शंस आपके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं यहाँ पे। तो ये था हमारा जनरल क्वेश्चन। अगला थोड़ा सा और देखते हैं, इसी सवाल को थोड़ा सा और हम लोग डिफरेंट वे में इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक ऐसा हो जाए कि एक ऐसा सिमिलर सवाल ले लेते हैं जिसमें यही सेम पॉइंट से हमने हिंज किया और दो आइडेंटिकल हमने स्फेरिकल बॉल ले लिया, दोनों पे सेम चार्ज डाल दिया। सो दे आर गोइंग टू बी इन इक्विलिब्रियम। वही पहला वाला सवाल हमारा, दोनों के दोनों क्या रहेंगे, हमारे इक्विलिब्रियम में रहेंगे, एंड दे आर गोइंग टू बी सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस x। लेट्स अज्यूम दैट दे आर गोइंग टू बी सेपरेटेड एट डिस्टेंस x एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फिर से यदि हम इक्वेशन लिखें, सो भैया यही वाला इक्वेशन फिर से आएगा क्या, tan थीटा इज इक्वल टू fc बाई mg, बिकॉज दिस टू आर गोइंग टू बी द सेम। सो ये सिंपल सा था। अब मैं बोलूँ कि अब क्या हो रहा है, ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज में से चार्ज लीक कर रहा है, तो एट द रेट dq बाई dt। और इस चार्ज के लीक करने से क्या है, अब ये चार्ज के वैल्यूज क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे टाइम के साथ। अब इस चार्ज का वैल्यू यदि टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, तो इनके बीच में ये जो कोलम्बियन फोर्स था वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो डिक्रीज होगा, सो ये चार्ज जो है वो नज़दीक आएंगे, और जब नज़दीक आएंगे सो इट हैज़ सम वेलोसिटी। और यदि वेलोसिटी आपको दिया हुआ हो, यदि वो वेलोसिटी आपको दे दिया गया हो, सो आपसे या वो वेलोसिटी आपसे निकालना होगा, बोल देगा कि इसका जो रेट ऑफ, जो इसमें से आपका चार्ज लीक कर रहा है उसका रेट इतना है। सो बताइए कि इनका अप्रोच वेलोसिटी, मतलब ये दोनों चार्ज जो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, सो उसका अप्रोच वेलोसिटी क्या होगा। या फिर अप्रोच वेलोसिटी दिया रहेगा, आपसे क्या पूछेगा कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ चार्ज डिकेइंग और लीकेज, फाइंड आउट द रेट ऑफ चार्ज लीकेज। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। सो हमारा अगला सवाल यही है और इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि लीकेज वाले केसेस में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं।
सो मैं सवाल पढ़ता हूँ, ध्यान से लिखिएगा। सो सवाल क्या है? टू स्मॉल इक्वली चार्ज्ड स्फीयर्स each of mass small m are suspended from the same point. Two small equally charged spheres each of mass small m are suspended from the same point by silk thread of length small l. Full stop. The distance between the spheres is x, which is very small compared to L. So x is going to be very small compared to L, which is given. Find the rate dq by dt. Find the rate dq by dt. Find the rate dq by dt with which the charge leaks off OFF leaks off each sphere if their approach velocity as v is equal to a by root x. A by root x, where a is a constant and x is the distance between spheres at that moment. So मैं इसको डायग्राम से बना रहा हूँ, डायग्राम इसका बना रहा हूँ, आप डायग्राम देखिएगा। सो बोल रहा है क्या कि सेम पॉइंट से हमने दो आइडेंटिकल स्फीयर्स को ऐसे हिंज कर रखा है एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम एंड लेट्स से द मास इज m and the charge is q and this length is given as L. Let's assume that this angle is theta. और किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जब यहाँ से चार्ज लीक करना शुरू कर दिया, सो यहाँ से चार्ज लीक करना शुरू कर दिया dq by dt पे, सो इसका चार्ज का वैल्यू आपका घटने लगा. सो एट एनी मोमेंट लेट्स assume that the charge on this is going to be a small q and on this, and at that moment the distance between these two charges is x, and at that moment the velocity is v, which is given by a by root x. This is the approach velocity. So this is the v. So पूछ रहा है कि भैया इसका वैल्यू हमको बतला दो. मैं सवाल को फिर से रिपीट कर रहा हूँ. सो सेम पॉइंट से दो स्फीयर को यहाँ पे सस्पेंड किया गया है. अब चूंकि दोनों पे सेम चार्जेस हैं, सो दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, और इनके बीच में रिपल्सन के कारण इनका जो है एक पर्टिकुलर थीटा पे इनका इक्विलिब्रियम होगा. इक्विलिब्रियम में आ गए. अब क्या हुआ, अब इन दोनों चार्जेस से चार्ज लीक करना शुरू किया विद द रेट dq by dt. अब चार्ज लीक करने के कारण ये दोनों चार्ज जो है वो आपस में जो है एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे with some velocity, and that velocity is known as approach velocity. So approach velocity से ये लोग इधर एक दूसरे को अप्रोच करेंगे. So किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे इसका अप्रोच वेलोसिटी आपको दिया हुआ है v is equal to a by root x. At that moment the distance between these two charges is x. ऐसा हमको दे रखा है. So पूछ रहा है कि आप dq by dt का वैल्यू बतलाओ. So कैसे इसको बनाएंगे? So how we are going to do that? So बहुत ही सिंपल सवाल है. देखने में लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, बट दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल. सो ज़्यादा कुछ नहीं करना है. जो कुछ भी अभी तक हमने सीखा है बस उसी को यहाँ पे लगाना है. सो स्टार्ट करते हैं. इसके इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट पे हम इसका इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाते हैं. सो यहाँ पे जो कंडीशन होगा वो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे mg, इधर में होगा t और इधर में होगा एट दैट मोमेंट दिस इज गोइंग टू बी fc. और यहाँ पे यदि हम t का कंपोनेंट लें, सो दिस इज t cos थीटा, this angle is going to be theta, and this is going to be t sin theta. So what I am going to write is for the horizontal equilibrium. So again I am going to write t sin theta is equal to fc is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q square by x square. Let's call this as equation number 1. Vertical equilibrium के लिए लिखेंगे t cos theta is equal to mg. Let's call equation 2. दोनों को डिवाइड कर लेंगे. So we get tan theta is equal to 1 by 4 pi epsilon naught mg
q square by x square. Clear? And since this theta is this x is going to be very small compared to L, so this theta is going to be very small. So tan theta can be written as sin theta. Clear? So we can write tan theta is approximately equal to sin theta, and this is going to be from this diagram. So sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse. So this length is going to be x, so this is x by 2 by L. So x by 2 by L. This implies x by 12. So let's say equation number 3 and equation number 4. So from equation 3 and 4, so tan theta is going to be x by 2L is equal to 1 by 4 by epsilon naught mg into q square by x square. इस x स्क्वायर को इधर लाते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं. सो दिस टू कैंसिल आउट. सो x स्क्वायर एंड x, दिस इज गोइंग टू बी x क्यूब इज इक्वल टू L by 2 pi epsilon naught mg into q स्क्वायर. यहाँ तक में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. हमने केवल और केवल इक्विलिब्रियम जो अभी तक हम करते आए हैं, बस वही वाला हमने केस करके इतना इक्वेशन हमने बना दिया. अब आता है लीकेज का. सो लीकेज का मतलब क्या है? ये q जो है हमारा टाइम के साथ चेंज होगा, और जिसकी वजह से ये जो x है ये भी टाइम के साथ चेंज होगा, और इसी x का टाइम के साथ चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रोच वेलोसिटी. So velocity is defined as the rate of change of displacement with respect to time. Means x is going to change with time, and at the same time the q is also going to change with time. So what we have to do? So we have a relation between x and q. So we have to differentiate this equation with respect to time. So I am going to differentiate with respect to टाइम. सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? सो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू L अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी इंटू, अब इसका क्यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2q इंटू डी क्यू बाई डी टी. एंड व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी? So dx by dt is nothing but v. So I am going to substitute from this equation. So this 2 and 2 is going to be cancelled out. So we have dq by dt. So dq by dt, that what we have to find out. So dq by dt is going to be pi epsilon naught mg in this way. So this is 3x square v, 3x square, and this is v, and this is going to be pi epsilon naught mg upon L into q. And what is v? So v is given as a by root x. So मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँगा a by root x. So this is going to be 3 a pi epsilon naught mg by L into q into x to the power. So this is 2 and this is 1 by 2. So this is nothing but 3 by 2. So ये हमारा dq by dt आ गया. We don't know the value of x. So from this equation I am going to substitute the value of x in this expression. So let's call 1, 2, 3, 4. So 5. And this is 6. So from 5 and 6. So 5 से देखें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? So the whole to the power, so मैं यहीं पे लिखता हूँ whole to the power 1 by 3, और इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख लेंगे. So dq by dt is equal to, so these are the constant,
So 3 pi epsilon naught mga by ql into x. So x का वैल्यू यहाँ पे है. So L q square divided by 2 pi epsilon naught mg to the power 1 by 3, and here the power is 3 by 2. So this 3 cancel. So मैं यहाँ पे बाहर रखता हूँ 3a. So 3a बाहर रखता हूँ, बाकी सबको अंदर लेके जा रहा हूँ. So बाकी सबको अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई एप्सिलॉन नॉट mg. So पाई एप्सिलॉन नॉट mg का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू एल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg टू द पावर हाफ. सो यहाँ पे कुछ कटिंग करें. सो क्यू स्क्वायर कैंसिल, पाई एप्सिलॉन नॉट mg और एक ये चला जाएगा. अब यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा. 4 का स्क्वायर रूट बाहर में 2 हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3 बाई 2a स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, एक L और एक L कैंसिल. सो mg बाई L, and this is what is dq by dt. This is what is the required answer. It's very simple. So dq by dt is equal to 3 by 2a 2 pi epsilon naught mg by L. सो ऐसे सवाल में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है, थोड़ा मैथमेटिक्स वगैरह जो है ये लोग यूज़ करते हैं. सो ऐसे सवाल काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम्स में, सो इसलिए ये सवाल को यहाँ पर डिस्कस करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, है ना. सो अभी हम लोग आज का जो डिस्कशन है यहीं पे छोड़ते हैं. नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड द मल्टीपल चार्ज सिस्टम. ओके.